जब भी इस देश का नागरिक सरकार को टैक्स पे करता है तो हर नागरिक के मन में यह कंफ्यूजन जरूर रहता है कि ये जो टैक्स हमारे द्वारा दिया जा रहा है सरकार को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास। और अगर इस टैक्स का बंटवारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में करने वाले हैं तो ये कौन डिसाइड करता है कि कितना रेशो सेंटर और कितना रेशो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा? क्या इसे डिसाइड करने के लिए हमने कोई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी बनाई हुई है या फिर इस पर पूरी तरीके से मोनोपोली होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की? इसी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन यहां पर इस टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर हम बात करें उससे पहले यहां पर यह समझना जरूरी है कि चहल एकेडमी आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्रैक करने को, सपने को पूरा करने के लिए आपके लिए दशहरे के सुनहरे अवसर पर यहां पर एक स्कॉलरशिप लेकर आई है। अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी डिटेल में, आसान भाषा में, बेस्ट टीचिंग और कंटेंट के साथ करना है तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए आप चहल एकेडमी की स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं और सिर्फ 49,999 रुपीस में अपनी तैयारी ऑनलाइन मोड में, और उसी ऑनलाइन मोड की तैयारी को अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 19,999 रुपीस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बशर्ते आप यहां पर DUSS50 कोड का इस्तेमाल करें और अपनी यूपीएससी की तैयारी की जर्नी को चहल एकेडमी के साथ शुरुआत करें। तो यहां पर जब भी हम लोग किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट टैक्स देते हैं, एग्जांपल के तौर पर फिलहाल इनकम टैक्स ले लेते हैं और मान लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में आप नौकरी करते हैं और जब आप टैक्स पे करते हैं तो आपके द्वारा दिया गया टैक्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसकी जिम्मेदारी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 280 के अंडर आती है, फाइनेंस कमीशन की होती है। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यह एक तरीके से पूरी आपकी काजी जुडिशियल बॉडी होती है। काजी जुडिशियल बॉडी का मतलब यह होता है कि इसके पास सिविल पावर्स होती हैं, यानी कि अगर किसी भी तरीके के यहां पर करप्शन का फॉर्म नजर आता है वो यहां पर फाइनेंस कमीशन किसी न किसी तरीके की रिपोर्ट बना सकती है और एक बार फाइनेंस कमीशन ने जो डिसीजन ले लिया टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एग्जांपल के तौर पर अगर फाइनेंस कमीशन यहां पर यह कहती है कि 60% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा और 40% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, जो डेटा हम लोग अभी अज्यूम कर रहे हैं, तो यह पूरी तरीके से फाइनल डिसीजन होता है फाइनेंस कमीशन का। और यहां पर आप इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। तो हर 5 साल में जहां पर बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा इसे कंस्टिट्यूट किया जाता है, इस फाइनेंस कमीशन में आपको टोटल 5 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आपका चेयरमैन होता है और बाकी के 4 जो होते हैं इसमें बेसिकली आपके होते हैं मेंबर्स जिनका रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है। अगर हम लोग इन मेंबर्स और चेयरमैन के क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले चेयरमैन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है और पार्लियामेंट्री प्रोविजन में यह कहा गया है कि उस चेयरमैन को पब्लिक अफेयर्स में पूरी तरीके से एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर पहले मेंबर की बात करें तो पहले मेंबर की क्वालिफिकेशन यह है कि वो या तो हाईकोर्ट का जज होना चाहिए या तो हाईकोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन उस पर्सन की होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट मेंबर की बात करें तो उसे फाइनेंस और अकाउंट्स का, गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट्स का यहां पर उसे एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। तीसरे पर्सन के पास यहां पर फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए और लास्ट मेंबर के पास यहां पर इकोनॉमी का एक स्पेशल नॉलेज या फिर स्पेशल जुरिस्डिक्शन इकोनॉमी से रिलेटेड यहां पर होना चाहिए। अब यहां पर जो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को, ये अलग अलग चीजों पर होती है। सबसे पहला रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन यहां पर रिकमेंडेशन देती है जो पूरी तरीके से बाइंडिंग होता है कि किसी भी टैक्स के कितने रेशो को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। दूसरा रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर यह बताती है कि किस स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट को कितना फंड यहां पर प्रोवाइड करना चाहिए, यह देखते हुए कि इससे पहले के बजट सेशंस में उस पर्टिकुलर स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट ने किस तरीके से फंड्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो दूसरा रिकमेंडेशन है स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दिए जाने या फंड दिए जाने का, ये बिल्कुल भी लीगली बाइंडिंग नहीं होता और ये पूरी तरीके से यहां पर हमें देखने को मिलता है कि एडवाइजरी ही होता है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को किसी भी तरीके के फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस चाहिए तो फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को भी एडवाइस देगी, ये तीसरा फंक्शन है। और उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि स्टेट लेवल पर स्टेट फाइनेंस कमीशन भी काम करती है और स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट लेवल पर वही रोल प्ले करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन करती है। यानी कि अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करती है और स्टेट गवर्नमेंट को इस बात के लिए एडवाइस करती है कि किस पंचायत या नगर पालिका को कितना फंड मिलना चाहिए जो बेसिकली उनके
स्टेट में आता है। अब यहां पर स्टेट फाइनेंस कमीशन भी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की तरह ही एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह बात अलग है कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन 1950 से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन को 1992 में ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 क्लॉज आई के तहत। बात यहां से शुरू होती है कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने पंचायत और नगरपालिका को यहां पर कॉन्स्टिट्यूट किया था, और पंचायत और नगरपालिका के इलेक्शंस करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के में बनाया गया था। और यहां पर पंचायत नगरपालिका को 11th और 12th शेड्यूल के तहत कई ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए थे जिसमें पूरी तरीके से डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की थी। और यह बात हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी तरीके का ग्रास रूट डेवलपमेंट किसी भी पंचायत या नगरपालिका को करना हो तो बिना कैपिटल के नहीं किया जा सकता, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जरूरत लोकल गवर्नमेंट को भी पड़ेगी, और वो इंडिपेंडेंस उन्हें स्टेट फाइनेंस कमीशन दिलवाती है, जिसका आर्टिकल हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है आर्टिकल 243 आई के तहत। अब यहां पर जो आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो भी बेसिकली हर 5 साल में यहां पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट नहीं करते हैं लेकिन गवर्नर करते हैं। और अगर इनके फंक्शंस की हम बात करें तो यहां पर एलोकेशंस जो होता है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में वो एडवाइस देने का काम स्टेट फाइनेंस कमीशन करती है। इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कितना पैसा यहां पर पंचायत नगर पालिका को मिलना चाहिए, इसका फैसला जो है एडवाइस के तौर पर, जो कि बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन करती है। और स्टेट के गवर्नर को किसी भी तरीके के फाइनेंशियल मैटर की एडवाइस चाहिए होती है तो स्टेट फाइनेंस कमीशन फिर से यहां पर असिस्टेंस का काम करती है। अब अगर हम लोग डेटा से समझने की कोशिश करें तो जितना भी सेस और सरचार्ज यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, जो आपके ग्रॉस टैक्स रिसीट का करीबन 23% के आसपास होता है, वो सेस और सरचार्ज स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता। यानी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली अपने पास पूरा वो परसेंटेज रखती है। अगर हम लोग 2022, 23, 24 और 24-25 की बात करें तो यहां पर जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका जो टैक्स कलेक्शन है आपको 30 लाख करोड़, 34 लाख करोड़ और 38 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। और वहीं जहां स्टेट के साथ ये सेस और सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर नहीं कर रही है, उनके पिछले 3 साल का अगर हम लोग स्टेट्स का डेटा देखें तो एवरेज आपको 9.5 लाख, 11 लाख और करीबन 12 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। यानी कि यहां पर सीधी सी बात है कि ये जो एलोकेशन है काफी हद तक हमें फेयर नहीं दिखता, क्योंकि जो रीसेंट फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार यहां पर जो बेसिकली टोटल रिसीट का एलोकेशन किया जाना चाहिए 15th फाइनेंस कमीशन के अनुसार, उसमें से 41% स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है स्टेट्स को सिर्फ 32% का, क्योंकि यहां पर सेस का जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर, स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली जितना टैक्स कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है उसके बदले बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड स्टेट हैं जितना पैसा उन पर नहीं खर्च किया जाता। उदाहरण के तौर पर अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके 1 रुपया दे रही है तो बदले में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो सिर्फ 8 पैसा मिलता है। लेकिन वहीं अगर बिहार सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 रुपए टैक्स कलेक्ट करके दे रही है तो बिहार को इस 1 रुपए के बदले 7 रुपए 7 रुपीज 6 पैसा मिलता है। यानी कि जो एलोकेशन हो रहा है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो बेसिकली पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। अब इसमें साउथ इंडियन स्टेट्स का ये कहना है कि अगर हमने डेवलपमेंट अच्छे से कर लिया है तो इसका तो हमें रिवॉर्ड बनना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर बेसिकली हमें सजा देती है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस पैसे के रूप में, फाइनेंसेस के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो वो जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है वापस साउथ इंडियन स्टेट्स के पास आना चाहिए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश और बिहार में पूरी तरीके से खर्च हो जाता है क्योंकि वो अभी भी डेवलप्ड स्टेट नहीं है और बिहार तो अभी भी काफी हद तक बीमारू राज्य पर आता है। कागजों में इसे कहा गया है कि बीमारू राज्य की श्रेणी से दूर हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर की जो हकीकत है वो बहुत अलग है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो ये आपको यहां पर सबसे बड़ा इशू जो है डिफरेंसेस में डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। इस चार्ट से आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 1 रुपया अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है तो उसके बदले महाराष्ट्र को सिर्फ 8 पैसा, कर्नाटक को 15 पैसे, हरियाणा को सिर्फ 18 पैसे, ये बेसिकली कम है। और वहीं अगर 1 रुपए के बदले आप यहां पर बिहार को देखें तो 7 रुपए, उत्तर प्रदेश को करीबन 2.25 रुपए, आसाम को यहां पर 2.5 रुपए, मध्य प्रदेश को यहां पर 2.5 रुपए, झारखंड को यहां पर 2.25 रुपए दिए जा रहे हैं। यानी कि जो एलोकेशन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का वो बिल्कुल भी यहां पर सही नहीं है। अब अगर हम लोग 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 16th फाइनेंस कमीशन ने भी यहां पर काफी ज्यादा रिकमेंडेशन दी है।
आपके आर्टिकल 280 क्लॉज 1 में, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280, लेकिन फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देती है वो आर्टिकल 280 क्लॉज 1 के तहत देती है। अब ये रिकमेंडेशन किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि कोई भी इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, और इसी एनुअल रिपोर्ट में जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा बनाई गई है 280 क्लॉज 1 के तहत, उसमें ये रिकमेंडेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहां पर डॉक्टर अरविंद पंगाड़िया जो है इस वक्त इसके चेयरमैन है। अब सबसे पहला जो यहां पर रिकमेंडेशन दिया गया है 16th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, वो ये दिया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टैक्सेस का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो बेसिकली सही तरीके से होना चाहिए। स्टेट जो बेसिकली शेयर डिजर्व करते हैं वो सही तरीके से होना चाहिए। यहां तक कि पार्लियामेंट के अंडर आने वाला जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, तो आर्टिकल नंबर 266 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, उसमें उतना पैसा उस स्टेट को मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है, क्योंकि रिसोर्सेज का सही डिस्ट्रीब्यूशन आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दूसरे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यहां तक कि एक और बहुत बड़ी बात कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो वो कभी भी ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें इस बात की जरूरत है कि जो स्टेट लेवल का कंसोलिडेटेड फंड है उसे हमें डेवलप करना होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना होगा। यानी जितना पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है उसका एटलीस्ट कुछ परसेंट तो स्टेट लेवल के कंसोलिडेटेड फंड में हो। अदरवाइज जब भी बीमारू राज्यों को या पिछड़े राज्यों को डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, वो राज्य सरकारें केंद्र सरकार के सामने फिर से हाथ फैलाकर खड़ी हो जाएंगी, और ये हमारे डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन दी गई है। शुक्र है कि कोई तो ऐसी फाइनेंस कमीशन हमारे सामने आई जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की है। इस फाइनेंस कमीशन अरविंद पंगाड़िया की चेयरमैनशिप वाली, इन्होंने ये कहा है कि जब भी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के फंड की बात करते हैं तो सारा का सारा एलोकेशन जो है वो वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाता है, लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का यहां पर कोई भी ख्याल नहीं रखता। तो यहां पर 2005 के तहत जो एनडीएमए एक्ट यहां पर पास किया गया था, उसके लिए भी यहां पर पैसा होना जरूरी है। अब आज के ही इसी पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन पर आपके लिए यहां पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग, कि यहां पर जितने भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें से कौन से वाले ऐसे पॉइंट्स हैं जो 15th फाइनेंस कमीशन ने अपने पूरे के पूरे क्राइटेरिया में, चाहे जो बेसिकली पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस से रिलेटेड है, किसका इस्तेमाल किया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। जो सही जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम सभी लोगों को आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी तरीके के टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके राज्यों को भी यहां पर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से मिले, तो जरूरी है कि आपके राज्य के रहने वाले हर व्यक्ति और भारत के हर नागरिक तक ये कंसेप्ट पहुंचे। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव तिपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।